नमस्कार दोस्तों हिंदी व्याकरण की आज की क्लास में हम देखेंगे संधि टॉपिक। और संधि को संपूर्ण तीनों संधियों को एक ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे। ऐसी पहचान बताई जाएगी क्लास के अंदर आपको, जिससे आप जैसे ही उस पहचान को याद करोगे संपूर्ण संधि आपको याद हो जाएगी। इसलिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप हिंदी व्याकरण की कोई सा भी टॉपिक है उनकी पीडीएफ है, पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं दोस्तों की पीडीएफ हम पढ़ें, तो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के द्वारा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। एक बार फिर से बोल रहा हूं सभी साथियों को कि क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करने का जरूर प्रयास करें। बात करते हैं हम संधि की। मित्रों, संधि जो शब्द बना है उसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है सम और दी है उसके अंदर, जैसे हम संस्कृत में बात करते हैं ना धातु, उस प्रकार धातु दोस्तों। तो सम प्लस दी से मिलकर बनता है संधि। अब बात करते हैं कि संधि होती क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जब हम संधि पढ़ने जा रहे हैं तो संधि होती क्या है, यह चीज जरूर हमें पता होनी चाहिए। मित्रों, यहां पे कुछ लिखा हुआ है उसको देखिए। ध्वनियों के मिलन से आता जो विकार उसी का नाम है संधि विचार। ध्वनियों के मिलने से मतलब जहां पर दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन हो और मिलन होने पर अगर कुछ विकार उत्पन्न हो तो उसको क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं विद्या प्लस आले, यहां पे विद्या के अंदर क्या आ रहा है आ प्लस आगे आ। जब दो यहां पर ध्वनियां मिल रही है आ प्लस आ मिल रही हैं तो यहां पे दोस्तों उत्पन्न किसका विकार किसका आ रहा है, आ का, विद्यालय बन रहा है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, संधि में क्या होता है, जब दो वर्ण मिलते हैं तो मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि दो वर्ण तो संयोग से भी मिल जाते हैं तो उसको हम संधि नहीं कहते हैं। नोट लगाकर आपको समझाया गया है दोस्तों। संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। अगर वर्ण परिवर्तन न होने की स्थिति में हो तो वहां पर केवल संयोग होता है। मतलब अगर वर्ण का परिवर्तन न हो रहा हो तो वहां पर क्या होता है, संयोग होता है, संधि नहीं होती है। नीचे उदाहरण दिया गया है, अन प्लस उपस्थिति। यहां पे दोस्तों देखिए न के बाद में उ आ रहा है और अनुपस्थिति बन रहा है, लेकिन यहां पे कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये एक संयोग हो रहा है और संयोग के मिलने से ये शब्द बन रहा है। तो याद रखना संधि के अंदर विकार उत्पन्न होगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम संधि के प्रकारों की कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। मित्रों, संधि के प्रकार होते हैं तीन। हिंदी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, हिंदी या संस्कृत, तीन प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अंदर स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है, व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है और विसर्ग को विसर्ग संधि ही कहा जाता है दोस्तों। अब एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं और जहां अध्ययन करेंगे वहीं पर जो जो भाग आएगा उसकी ट्रिक जो पहचान है वो हम देखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों स्वर संधि की। स्वर संधि के अंदर मित्रों दो स्वरों का मिलान होता है, ये आपको याद रखना है। दो स्वर जहां पर मिलेंगे वहां पर स्वर संधि होगी। दो स्वरों के योग से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मिलान होता है मित्रों। अब बात करते हैं यहां पे कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं। तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। एक एक को समझेंगे, आसानी से समझेंगे, बस आप देखते जाइए दोस्तों। स्वर संधि का पहला भेद है हमारे दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहा गया है, ए आ ई उ इनका मिलाप अगर वापस ए आ ई उ से हो, मतलब दोस्तों ध्यान से देख लेना कि ए आ का मिलाप अगर ए और आ से हो तो क्या विकार आएगा, आ का आएगा। पहली चीज समझ में आ गई मित्रों। इसी प्रकार ई और ई का मिलाप वापस ई या ई से हो तो क्या विकार आएगा, दीर्घ ई। इसी प्रकार उ या उ का मिलाप उ या उ से हो तो दीर्घ उ का विकार आएगा। यह चीज
अब बात आ जाती है कि सर आपने बोला था कि पहचान बताऊंगा, पहचानोगे कैसे? तो नीचे लिखी हुई है पहचान। संधि स्थल पर दीर्घ मात्रा अगर आपको दिखाई दे तो बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा मतलब दीर्घ मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा या उ की मात्रा, ये तीनों संधि स्थल पर जहां पर ऐसा लग रहा है आपको कि दो शब्द मिल रहे हैं, वहां पर अगर आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे तो दीर्घ संधि होगी मित्रों। वहां पे देखिए उदाहरण से समझते हैं हम, उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपके। अस्त प्लस अचल, यहां पे तय के अंदर, अस्त तय के अंदर क्या है? ए है, और बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए प्लस ए आ का उद्गम होगा, यहां पर शब्द बन जाएगा अस्ताचल। अब अस्त चल, आपको यहां पे लग रहा है कि ताक के बीच में यहां पे मिलान हो रहा है, तो ता में ध्वनि किसकी आ रही है? आ की ध्वनि। आ क्या है? दीर्घ है, दीर्घ वर्ण है दोस्तों, दीर्घ मात्रा लग रही है यहां पे, ये चीज है दोस्तों। यहां पे देखिए अभी प्लस इप्सा, ई का इससे मिलाप होने पर अभिप्सा, भी के अंदर आपको दीर्घ मात्रा मिल रहा है। आगे भू प्लस उधर्व, भू प्लस उधर्व, यहां पे उ प्लस उ का मिलाप होने से क्या बन रहा है दोस्तों? दीर्घ उ, और यहां पे देखिए भू के अंदर आपको ये जो मात्रा दिखाई दे रही है ये दीर्घ यानी बड़ी मात्रा दिखाई दे रही है। तो समझ में आ गई दीर्घ संधि। जहां पर संधि स्थल है वहां पर दीर्घ मात्रा आपको मिलेगी। आगे चलते हैं दूसरी संधि में, स्वर संधि की। दूसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखिए, वृद्धि संधि में क्या होता है? बहुत सिंपल है मित्रों, बहुत अच्छी तरह समझोगे आप, देखते जाइए बस। ए आ के बाद में, ए या आ के बाद में ए आई आए, ए आ के बाद में ए आई आए तो विकार आई का होगा, यानी ए आ के बाद में ए आई आए तो मिलान से ए आई बनेगा, और ए आ के बाद में ओ औ आए तो मिलान से औ बनेगा दोस्तों। समझ में आ गया? ए आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो ए आई आए तो आई, ओ औ आए तो औ का क्या होगा? विकार होगा दोस्तों। अब पहचाने कैसे? पहचान तो हमें याद करनी ही मित्रों है। तो नीचे देखिए क्या लिखा गया है, संधि स्थल पर आई औ की मात्रा मिलेगी आपको, मतलब जो संधि स्थल होगा ना वहां पर आपको दो मात्राएं मिलेगी। क्या मिलेगी मित्रों? दो मात्राएं मिलेगी। समझ गए सब सभी साथी? दो मात्राएं वहां पर आपको मिलेगी तो वहां पर वृद्धि संधि होगी दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इसके उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि पहचाने कैसे। यहां पर एक एक दिया गया है, केक के ऊपर आपको देखिए दो मात्राएं, महोज में आपको दो मात्राएं, कौन सी संधि? वृद्धि संधि हो गई ना मित्रों। इसी प्रकार देखिए एक प्लस एक, केक के अंदर ए आ रहा है, आगे ए आ रहा है तो दोनों मिलेगी, तो ये मिलाप हुआ और ये विकार हुआ आपका। यहां पे आ प्लस ओ, ये दोनों मिलेंगे तो विकार किसका आ जाएगा? औ का, और महोज बन गया, एक एक बन गया दोस्तों। यह थी वृद्धि संधि। आगे चलते हैं गुण संधि की ओर, बात करते हैं मित्रों गुण संधि की। गुण संधि को देखिए, गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि के अंदर मित्रों ए आ के बाद में अगर ई उ या री आए तो वहां पर गुण संधि होती है। अब ए आ के बाद में अगर ई आएगा तो विकार किसका उत्पन्न होगा? वहां पे एक का। ए आ के बाद में उ आएगा तो विकार किसका उत्पन्न होगा? ओ का। ए आ के बाद में अगर री आएगी तो विकार उत्पन्न होगा अर का दोस्तों। अब ये चीज तो आप इन्हें याद कर ली, बहुत बार पढ़ी है, लेकिन पहचान याद करें। पहचान क्या है? संधि स्थल पर ए ओ की मात्रा, यानी आपको सिंगल मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगी? सिंगल मात्रा। संधि स्थल पर ए ओ मतलब सिंगल मात्रा मिलेगी, दो मात्राएं नहीं मिलेगी। दो मात्राएं वृद्धि संधि में मिलेगी, गुण संधि में ऊपर एक ही मात्रा मिलेगी दोस्तों। यह है पहचान। अब उदाहरण देखते हैं मित्रों। उदाहरण देखिए, अब पहले उदाहरणों से समझिए। अपेक्षा, पेक के ऊपर देखिए, अनुयुक्ति, महर्षि, महर, यहां पे अर मिल जाएगा आपको, महर है के अंदर ए है, ऊपर रह लगा हुआ है दोस्तों। और इसी प्रकार यहां पे देखिए एक मात्रा दिखाई दे रही है, यहां पे आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है। आ गया समझ में? गुण संधि है दोस्तों ये। अब देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए अप प्लस इक्सा, अप प्लस इक्सा, पे के अंदर ए, बाद में ई, एक के बाद में अगर ई आएगा तो विकार किसका होगा? एक का। अपेक्षा बन गया।
यहाँ पे अन्य प्लस उक्ति, ये में क्या है मित्रों, ये में ए है, उसके बाद में उ आ रहा है, तो एक के बाद में उ आएगा तो विकार किसका उत्पन्न होगा, ओ का होगा, और अन्योक्ति बन गया। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि, आ के बाद में री आ रही है तो विकार किसका उत्पन्न होगा, अर का होगा, और यहां पे देखिए महर्षि बन गया दोस्तों। आगे समझ में सभी को गुण संधि, तो आगे चलते हैं यण संधि की ओर, बात करते हैं यण संधि की। यण संधि बहुत सिंपल है। यण संधि देखिए दोस्तों, ई उ री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए, ई के बाद में अगर असमान स्वर आएगा तो ई य में बदल जाएगा, उ के बाद में असमान स्वर आएगा तो उ व में बदल जाएगा, री के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो री किस में बदल जाएगा, रे में। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में यही संधि है, तो वहां पे लरी आता है, लरी के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो लरी ले में बदल जाता है, वो संस्कृत के। यहां पर हमें तीन ही चीजें याद रखनी है। तो ई उ री किस में बदल रहे हैं, ये व रे, सिंपल चीजें याद रह जाएगी दोस्तों। अब यण संधि को कैसे पहचाने, ये मान के चलो कि यण संधि है, ये देखते ही आप पहचान जाओगे। बस याद क्या रखना है, ये व रे से पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा। जो भी जहां पर भी यण संधि होगी वहां पर संधि स्थल पर आपको जब ये व रे आप जोड़ोगे तो उससे जस्ट पहले आपको आधा अक्षर, हलंत वाला आधा अक्षर मिलेगा, और वहां पर यण संधि ही होगी दोस्तों। चलिए उदाहरणों की ओर, उदाहरणों से समझते हैं। पहले यहां पे देखिए, ये से पहले आधा त मिल रहा है, वैसे पहले आपको क्या मिल रहा है, न मिल रहा है। यहां पे रे से पहले आपको आधा तय मिल रहा है, मतलब आपको समझ में आ गई दोस्तों, यहां पे यण संधि है। अब यहां पे देखिए, अति प्लस अधिक, ई के बाद में ए आ रहा है, ई के बाद में ए, यानी समान स्वर नहीं है, ई के बाद में ए जो अलग है स्वर, समान स्वर नहीं है, तो ई किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा, और ई ये में बदल गया तो तय आधा बच गया यहाँ पे, तो अतय ये जुड़ जाएगा ये, और ये अधिक मिल गया दोस्तों। इसी प्रकार अनु प्लस ए, उ के बाद में ए, उ के बाद में ए समान स्वर आ रहा है, उ के बाद में ए समान स्वर आ रहा है, तो उ किस में बदलेगा आपका, व में बदलेगा, और अनवे बन गया। मातृ प्लस आ गया, यहाँ पे त्रि, री की मात्रा है, बाद में आ रहा है, तो री आपकी किस में बदलेगी दोस्तों, किस में बदलेगी, रे में, मात्रा या बन गया दोस्तों। तो यण संधि सभी को समझ में आ गई होगी शायद। ये व रे से पहले आपको आधा वर्ण या आधा अक्षर मिलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं पांचवी संधि, अयादि संधि की ओर। अयादि संधि बहुत सिंपल है, ए आई ओ औ, इनके बाद अगर ए समान स्वर आए, ए आई में, आई में, ओ औ में, औ आओ में, ए किसमें आई में, आई किसमें आई में, ओ किसमें औ में, औ किसमें आओ में बदल जाएगा। तो ए आई ओ औ के बाद अगर ए समान स्वर मिले तो आई आई औ आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब पहचान बता देता हूं दोस्तों। इस अयादि संधि की पहचान यही है कि जो भी इसका आपको शब्द मिलता है ना, उसको आपको कम से कम 3-4 बार पढ़ना है। जैसे ही पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा। तो शब्द को बार बार उच्चारण करने पर संधि स्थल पर आई आई औ आओ की ध्वनि आपको मिल जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं, उदाहरणों से समझते हैं दोस्तों। चे प्लस अन, चयन, चे प्लस अन, चयन चयन चयन, आई की ध्वनि मिल रही है, यहां पे मिल रही है ना दोस्तों, चयन। दे प्लस एक, दायक दायक दायक, आई की मिल रही है यहां पे, धावक धावक धावक, तो यहां पे किसकी मिल रही है, आओ की मिल रही है। ये बात है, इनको 3-4 बार आप जैसे ही उच्चारण करोगे तो समझ जाओगे। अब देखिए चे प्लस अन, यहां पे एक के बाद में ए आ रहा है, तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा आई का। किसका होगा, आई का। दे प्लस अक, आई के बाद में ए आ रहा है तो विकार किसका होगा, आई का। और दो प्लस अक, ओ के बाद में अक ए आ रहा है तो विकार किसका होगा, आव का। चयन दायक धावक ये बनेंगे दोस्तों। ये थी हमारी अयादि संधि, और इसी के साथ स्वर संधि हमारी होती है कंप्लीट। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। मित्रों व्यंजन संधि, एक बात और बता दूं आप सभी साथियों को। मित्रों अगर आप साथ में नोट्स बना सकते हो तो साथ में नोट्स बना लें, और नोट्सों को 3 बार पढ़ लेना,
जिससे कभी भी आप नहीं भूल पाओगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से पीडीएफ है उसको आप 3 बार जरूर पढ़ लेना। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है, या तो स्वर का व्यंजन से मिलाप होता है, या व्यंजन का स्वर से होता है, या व्यंजन का व्यंजन से मिलाप होता है। तो वहां पर व्यंजन संधि होती है जहां पर स्वर का व्यंजन, व्यंजन का स्वर या व्यंजन का व्यंजन से मिलाप हो और विकार उत्पन्न हो, वहां पर कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। अब व्यंजन संधि के मैं आपको 10 नियम बताऊंगा। ये मान के चलो कि 10 नियम 5 नियम जैसे ही हैं, सिंपल है, बहुत बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए दोस्तों, पहला नियम क्या कह रहा है, क च ट त प, क च ट त प के बाद में अगर क च ट यानी प्रथम वर्ण है हमारा, इसके बाद में तीसरा चौथा वर्ण स्वर या ये व र आए, तीसरा चौथा वर्ण स्वर या ये व र आए, तो जो हमारा कच ट तप है ना, ये किस में बदल जाएगा, अपने ही तीसरे वर्ण में, क ग में, च ज में, ट ड में, त द में, प ब में। तो याद रखना, अगर प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा चौथा वर्ण स्वर ये व र मिले तो हमारा प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। कैसे मित्रों, अप प्लस द, प है प्रथम वर्ण है, बाद में क्या आ रहा है, द तीसरा वर्ण आ रहा है, तो प बदल जाएगा ब में, किसमें, ब में अब्द। भवत प्लस ये, तय के बाद में स्वर आ रहा है, तय प्रथम वर्ण है तो बाद में स्वर आ रहा है, तो तय किसमें बदलेगा, तीसरे में, तय का तीसरा होता है द, क्या होता है द, और भवदीय बन गया दोस्तों। इसी प्रकार देखिए, सट प्लस रस, ट के बाद में र आ रहा है, तो ट के बाद में र आ रहा है, ये व र ला सकता है, ये व र तो र आ रहा है, तो ट किस में बदलेगा, अपने तीसरे में, ड में षड्रस। दोस्तों आ गया समझ में दोस्तों पहला नियम। अब चलते हैं व्यंजन संधि के नियम नंबर 2 में। नियम नंबर 2 तो इतना सिंपल है, देखते ही पहचान जाओगे आप। देखिए, पहला वर्ण, पहला वर्ण कौन सा, क च ट त प के बाद में अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण होते हैं ना, पांचों वर्ण, जो पंचम वर्ण है हर वर्ग का पंचम वर्ण, वो ही अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो पहले वर्ण के बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आए तो ये हमारा पहला वर्ण है ना, ये किस में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। पहला वर्ण किस में बदलेगा, पंचम वर्ण में। वाक प्लस मय, क के बाद में मैं, पंचम वर्ण आ रहा है, क के बाद में पंचम वर्ण आ रहा है, तो क किस में बदल जाएगा, अपने पंचम वर्ण में, वाग्मय। अप प्लस मय, प के बाद में मैं आ रहा है, प के बाद में पंचम वर्ण आ रहा है, यहाँ पे प्रथम वर्ण, यहाँ पर पंचम वर्ण, तो प किस में बदलेगा हमारा, प पंचम वर्ण में, अम्मे। यह है दोस्तों दूसरा नियम, बहुत सिंपल है ना। अब चलते हैं नियम नंबर 3 की ओर। नियम नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा नियम है, बस आपको याद ही करना है इसको। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 3, तय ध, यानी तय ध याद रखना है। तय ध के बाद में च आएगा ना, तो तय हो या द हो, ये भी च में बदल जाएगा। तय ध के बाद में ज आएगा ना, तो तय द भी ज में बदल जाएगा। तय ध के बाद में ट आवे ना, तो तय द भी किस में बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा। तय द के बाद में ढ आए ना, तो तय द भी किस में बदल जाएगा, ढ में बदल जाएगा। तय द के बाद में ल आए ना, तो तय द किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। जिस प्रकार संस्कृत में हमने शायद लत्व संधि पढ़ी थी, उसी प्रकार का ये नियम है दोस्तों। तो समझ में आ गया ना क्या कह रहा है, तय द के बाद में च, तो च में, तय जो तय द है इनके बाद च आ रहा है तो च में बदल रहा है तय द। तय द के बाद में ज आ रहा है तो ज में बदल रहा है। तय द के बाद में ट आ रहा है तो ट में बदल रहा है। तय द के बाद में ड आ रहा है तो ड में बदल जाएगा। तय द के बाद में ल आ रहा है तो ल में बदल जाएगा। ये आपको याद रखना है। उदाहरणों से समझते हैं दोस्तों इसको, नियम को। यहां पे देखिए, तत् प्लस लीन, तय के बाद में ल, तो तय किस में बदलेगा, ल में बदलेगा, तल्लीन। उत प्लस चारण, तय के बाद में चार है तो च किस में बदलेगा, च में, उच्चारण। तत् प्लस टीका, तय के बाद में क्या आ रही है, ट आ रहा है, तो तय किस में बदलेगा, ट में, तट्टिका। आगे दोस्तों ये तो सिंपल है नियम, याद ही रखने क्या क्या बाद में आना है तय दे के। अब दोस्तों इसमें ही थोड़ा सा और ध्यान देना है, यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लेना। तय दे के बाद में अगर स आए ना, तय दे के बाद में अगर स आए ना, तो हमारा तय दे है ये तो च में बदलेगा, और स है ना ये छ में बदलेगा। तो तय दे किस में बदल रहा है हमारा, यहाँ पे च में,
से किस में बदल रहा है, छ में। यह चीज आपको याद रखनी है मित्रों, शायद याद रह जाएगी एक बार में आपको, क्योंकि एक ही तो नियम बता रहा हूं ये मैं। तय दे के बाद में स आए ना, तो तय दे तो छ में बदलेंगे, तय दे तो छ में, और से किस में बदल जाएगा, छ में। याद हो जाएगी। यहां पे देखिए मित्रों, यहां पे उदाहरण है नीचे दिया हुआ, सत्य प्लस शास्त्र, तय के बाद में से, तय के बाद में से, तय के बाद में से आ रहा है, तो तय किस में बदल जाएगा, छ में, से किस में बदल जाएगा, छ में। बदल गया, सच्चास्त्र बन गया ना दोस्तों। यह है दोस्तों। तो तय दे के बाद में से आए, तो तय दे तो छ में बदलेगा, से छ में बदलेगा। इसी प्रकार इसी का नियम है दोस्तों, अगर तय दे के बाद में है आ जाए, तय दे के बाद में है आ जाए, तो तय दे तो आपका किस में बदल जाएगा, द में, किस में, द में, और है बदल जाएगा ध में, किस में बदल जाएगा, द में दोस्तों। उत प्लस हरिण, तय के बाद में है आ रहा है, तो तय तो बदल गया द में, और है बदल गया ध में। उदाहरण दोस्तों आ गया दोस्तों नियम नंबर 3 आपको व्यंजन संधि का समझ में। अब चलते हैं नियम नंबर 4 की ओर। नियम नंबर 4 क्या कहता है हमारा, अगर नियम नंबर 4 ये कह रहा है स्वर के बाद कोई सा भी स्वर हो सकता है और उसके बाद छ आए, किसी भी स्वर के बाद अगर आपको छ मिले ना, तो वहां पे आपके बीच में प्लस के स्थान पे छ का नया ही आगम हो जाएगा, ये उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। वहां पे स्व है, ये स्व है, ए के अंदर ए आ रहा है, तो यहां पे क्या है दोस्तों, शवर है, और शवर के बाद में आ रहा है छ, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, आपका च आ जाएगा। ये देखिए यहां पे लगा हुआ शौछंद है, बन गया दोस्तों। परि प्लस छेद, ई की मात्रा, तो ई प्लस छ आ रहा है, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, आपका च आ जाएगा मित्रों, और परिच्छेद बन जाएगा। तो स्वर के बाद अगर छ मिले ना, तो छ का प्लस कर देना, प्लस की जगह च जोड़ देना है दोस्तों। आगम। नेक्स्ट में चलते हैं 5वें नियम की ओर। 5वां नियम देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल नियम है, 5वां तो कठिन नियम नहीं है दोस्तों, समझ जाओगे आप एक बार में। देखिए 5वां नियम, अगर मैं के बाद में क से लेकर मैं तक के व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क च ट त प वर्ग के जो 25 वर्ण है, ये आए अगर मैं के बाद में, तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा। अगर यहाँ पे क आ रहा है ना, क आ रहा है तो हृदय हो जाएगा। अगर यहाँ पे त आ रहा है ना बाद में, तो त का पंचम वर्ण कौन सा होता है, न होता है, तो न हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है किस स्थान पे होगा, इस मैं की जगह, इस मैं की जगह ये परिवर्तन होगा दोस्तों। सम प्लस कल्प, मैं के बाद में क, तो मैं में क्या हो जाएगा, मैं किस में बदल जाएगा, हृदय में संकल्प या संकल्प। सम प्लस ताप, मैं के बाद में तय आ रहा है, मैं के बाद में तय आ रहा है, तो मैं किस में बदलेगा मित्रों, न में। इस तय का पंचम वर्ण नहीं होता ना, तो न में बदल जाएगा संताप। तो नियम नंबर 5 तो शायद सभी को समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैं के बाद में कैसे लेकर मैं तक कोई व्यंजन आएगा, तो जो मैं है ना हमारा, ये जो आगे वर्ण आएगा उसी वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। आगे चलते हैं नियम नंबर 6 की ओर दोस्तों। नियम नंबर 6 हमारा क्या कहता है, मैं के बाद में अंतस्थ या उष्म, अंतस्थ ये व र ल, उष्म कौन से होते हैं, से और है। अगर मैं के बाद में ये व र ल से आए, तो जो मैं है ना आपका, ये मैं आपका अनुस्वार में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, अनुस्वार में। जैसे यहां पे देखिए सम प्लस योग, मैं के बाद में ये आ रहा है, तो आपका मैं ये देखिए यहां पे अनुस्वार में चला गया, संयोग। सम प्लस सहे, मैं के बाद में स आ रहा है, उसमें व्यंजन आ रहा है, तो मैं आपका चला जाएगा अनुस्वार में, सन से बन गया। तो आ गया नियम नंबर 6 भी समझ में। 5 और 6 तो सिंपल से नियम है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। अब चलते हैं नियम नंबर 7 की ओर। नियम नंबर 7 हमारा क्या कहता है, री रे से, री रे और से के बाद में स्वर या व्यंजन आए, प्लस में क्या मिले, न। मित्रों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहां पे संधि से ज्यादा न में परिवर्तन होगा। री रे से के बाद में स्वर या व्यंजन आए और उसके बाद में न, उसमें न भी आ सकता है कहीं पर भी, दूसरे भाग में न आए,
तो जो आपका ये न है ना, ये न हणे में बदल जाएगा। प्रह प्लस नाम, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, र मिल रहा है, र के बाद में ना मिल रहा है, नाम, यानी सीधा अगर न मिल जाए, आपको सीधा न मिल जाए तो आपको न को किस में बदल देना है, हणे में, और परिणाम बन गया। तरह प्लस न, र के बाद में न आ रहा है तो न किस में बदल जाएगा, हणे में, तरण। वीर प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना, ये स्वर आ रहा है, फिर न आ रहा है दोस्तों, स्वर फिर न आ रहा है, तो वीर स्वर र प्लस स्वर प्लस न, तो क्या होगा, इनका तो मिलाप हो जाएगा, और जो आपका न है ना, ये हणा में बदल जाएगा, वीरांगना। तो नियम नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न को हणे में बदलने वाला है, तो यहां पे संधि से हटकर नियम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं नियम नंबर 8 की ओर। नियम नंबर 8 देखिए दोस्तों, ए आ से भिन्न कोई भी स्वर, यानी ए आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ सकता है। ए आ को छोड़ के ई उ ए ऐ ओ औ या री, इनमें से कोई आए और उसके बाद में स आए, उसके बाद में क्या आए, स, तो ये आपका स क्या होगा, श में बदल जाएगा दोस्तों। उदाहरण देखिए, उदाहरणों से समझिए। नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध, यहां पे देखिए ई आ रही है, यानी ए आ को छोड़ के आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है, क्या आ रहा है, स, तो ये स किस में बदल जाएगा, आपका स में, निषिद्ध। अभी प्लस सेक, यहां पे क्या आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है, स, तो ये स बदल जाएगा आपका स में, अभिषेक। यहां पे देखिए, यह है नियम नंबर 8। अब चलते हैं नियम नंबर 9 की ओर। नियम नंबर 9 और नियम नंबर 10 बहुत सिंपल नियम है। देखिए, अगर मित्रों निर के बाद आपको र मिले, निर के बाद र मिले, याद रख लेना, निर के बाद र मिले तो इस र का तो हो जाएगा लोप, और जो हमारी कौन सी है, छोटी ई की मात्रा है ना, ये दीर्घ हो जाएगी और प्लस र जुड़ जाएगा। जैसे निर प्लस रस, निर प्लस रस, तो नीर बाद में र आ रहा है, तो इस र का तो कर दो लोप, इस मात्रा को हमारी जो छोटी है इसको कर दो बड़ी, और रस का रस लगा दो, ये नीरस। ये है व्यंजन संधि का नियम नंबर 9 दोस्तों। अब चलते हैं व्यंजन संधि के 10वें नियम की ओर। यह अंतिम नियम है। क के बाद में है आए, किसके बाद में, क के बाद में है आए, तो हमारा क है ना, क तो बदल जाएगा ग में, है बदल जाएगा बड़े गे में, ग ग, क के बाद में है आए तो क तो ग में, है ग में बदल जाएगा। जैसे यहां पे देखिए मित्रों, वाक प्लस हरी, क के बाद में है आ रहा है, तो ये तो बदल गया ग में, ये बदल गया घ में, वाघरी। आ गया नियम नंबर 10 समझ में। यह थी हमारी व्यंजन संधि मित्रों, बहुत सिंपल लगेगी। आप एक बार नोट्सों से प्रयास करना, 2 या 3 बार पढ़ने का, बहुत कम समय में 20 से 25 मिनट में पूरी संधि को पढ़ लोगे आप। आगे चलते हैं विसर्ग संधि के, और विसर्ग संधि की बात करते हैं कि विसर्ग संधि होती कहां है। तो अगर विसर्ग के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आ जाए ना, तो वहां पर ही विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मिलाप होने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसको विसर्ग संधि कहा जाता है दोस्तों। अब विसर्ग संधि के पहले बता दूं आपको, मैं 6 नियम बताने वाला हूं। 6 नियम जैसे पढ़ोगे विसर्ग संधि आपकी कंप्लीट रहेगी। इससे पहले एक बार सभी मित्रों से और कहना चाहता हूं, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना मित्रों वीडियो को। देखिए पहला नियम, विसर्ग के बाद में अगर च या छ आए, यानी विसर्ग प्लस च या छ मिले, तो यह विसर्ग है ना आपका, यह किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद में च या छ आए तो विसर्ग आपका श में बदल जाएगा मित्रों। अब देखिए, निहि प्लस च, ये विसर्ग आ रहा है, ये च आ रहा है मित्रों, आ रहा है ना, तो विसर्ग किस में बदलेगा, स में बदलेगा, निश्चय। बन गया ना दोस्तों। इसी का दूसरा भाग देखिए नियम नंबर 1 का ही दोस्तों, अगर विसर्ग के बाद में त थ स आए, त थ स आए विसर्ग के बाद में, याद रखना त थ स 3 नियम है ये विसर्ग संधि के, एक नियम में बता रहा हूं आपको, 3 नियम है ये। त थ स आए विसर्ग के बाद में तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। आपका जो विसर्ग है ना ये किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। दू प्लस सास, विसर्ग के बाद में स आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग स में बदलेगा। ये देखिए दुस्साहस,
नमः प्लस्ते जो एग्जामों में सबसे ज्यादा बार आता है ये उदाहरण, नमः प्लस्ते विसर्ग के बाद में ते आ रहा है, तो ये आपका जो विसर्ग है ये बदल गया से में, नमस्ते बन गया दोस्तों। अब चलते हैं विसर्ग संधि के नियम नंबर 2 की ओर। नियम नंबर 2 देखिए दोस्तों, ई या उ यानी कि जो मात्रा लगी हुई आएगी ना विसर्ग से पहले वो या तो ई की होगी या उ की होगी, और इसके बाद क्या रहेगा विसर्ग। तो विसर्ग से पहले जो मात्राएं होगी वो ई या उ की होगी, और विसर्ग के बाद में अगर क ख प फ हो, इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं मित्रों, ध्यान से देखना। विसर्ग से पहले ई या उ की मात्रा हो और विसर्ग के बाद में क ख प फ हो, क ख या प फ हो, तो आपका जो विसर्ग है ना मित्रों यह श में बदल जाएगा। निह प्लस कपट, विसर्ग से पहले ई की मात्रा, विसर्ग से पहले ई की मात्रा, बाद में विसर्ग प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो आपका विसर्ग किस में बदलेगा, श में बदलेगा, निष्कपट। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए मित्रों, दूसरा उदाहरण है निहि विसर्ग, तो विसर्ग से पहले ई की मात्रा आ रही है, फिर विसर्ग आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है मित्रों, प आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, श में, निष्पाप। आ गया शायद पहला नियम आपको समझ में। ई उ के बाद में विसर्ग होना चाहिए, यानी ई उ की मात्रा मिलेगी। अब बात करते हैं इसी में अगले नियम की। अगला नियम क्या कह रहा है दोस्तों, इसका अगला नियम है कि अगर ई, वहां हम ऊपर पढ़ रहे थे ई या उ, यहां पे आ रहा है एक के बाद में, अगर एक की मात्रा हो और उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद क्या मिल जाए, क ख या प फ मिल जाए, तो आपका विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा, जैसे का जैसा, जैसे दोनों शब्दों को जोड़ रहे हो वैसे का वैसा साथ में लिख दो। जैसे प्रातः काल है, यहाँ पे विसर्ग से पहले एक की ध्वनि, बाद में विसर्ग आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो है जैसे का जैसे प्रातः काल लिख दिया। पये पान, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नियम नंबर 3 की ओर मित्रों। नियम नंबर 3 बहुत अच्छा नियम है दोस्तों, ध्यान से देखना क्या कह रहा है नियम नंबर 3। ए आ से भिन्न स्वर, यानी ए आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी स्वर हो सकता है, ई उ री ए ऐ ओ औ, कोई सा भी स्वर आ सकता है, और उसके बाद क्या हो, विसर्ग लगाओ, और विसर्ग के बाद में स तीनों स आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको समझने का प्रयास करना दोस्तों। या तो आप है जैसे कि जैसे ही अपरिवर्तित करके लिख दो, जैसे हमने निःशुल्क लिखा है यहाँ पे, तो ऐसा ही लिख सकते हो, वरना अगर आप स लगाना चाहते हो तो स कैसे लगाओगे, ये याद रखना। तो विसर्ग के बाद में जो स मिले ना, जो स विसर्ग के बाद में मिले ना, तो विसर्ग की जगह उसी स को लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे निह शुल्क, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए आ को छोड़कर भिन्न स्वर मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, ई मिल रहा है, बाद में विसर्ग मिल रहा है, बाद में क्या मिल रहा है, स मिल रहा है। अब विसर्ग की जगह या तो आप है जैसा लिख दो, विसर्ग को हटाओ मत, अगर हटा रहे हो विसर्ग को तो आपको जो यहाँ पे स मिल रहा है ना, इसी स को लिखना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ। इसी प्रकार दुहे प्लस सास, तो यहाँ पे उ के बाद में विसर्ग है और बाद में विसर्ग के बाद में स आ रहा है, तो विसर्ग को या तो हटाओ मत, जैसा दुसास लिखा हुआ लिख दो, या हटा रहे हो तो जो यहाँ पे स है ना, यही स विसर्ग की जगह लिख दो, दुस्साहस। यह है नियम नंबर 3 दोस्तों विसर्ग संधि का। अब चलते हैं इस विसर्ग संधि के नियम नंबर 4 की ओर। नियम नंबर 4 को ध्यान से समझना। ए आ के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या स्वर हो या अंतस्थ कौन से होते हैं, ये व र ल, ये चीजें अगर आए तो आपका विसर्ग है ना ये ओ में बदल जाएगा। ए आ के बाद में विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या कोई सा भी स्वर आ जाए या कोई अंतस्थ यानी ये व र ल आए, तो आपका विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ओ में। जैसे तपह प्लस बल है, यहाँ पे देखिए प के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, एक की ध्वनि आ रही है, एक के बाद में विसर्ग के बाद में ब कौन सा है, तीसरा वर्ण आ रहा है हमारा, ब कौन सा है, तीसरा वर्ण, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तपोबल यहाँ पे ओ लगा हुआ है। मनह प्लस हर, न के अंदर ए है, ए की ए है, और आगे विसर्ग है, विसर्ग के बाद में है आ रहा है, क्या आ रहा है मित्रों, है आ रहा है। तो मित्रों यहाँ पे ये वह रेल है भी होगा साथ में, सॉरी है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो है आ रहा है, तो आपका विसर्ग ओ में बदल जाएगा, मनोहर है दोस्तों। आ गया नियम नंबर 4 समझ में। अब चलते हैं नियम नंबर 5 की ओर। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल नियम है दोस्तों, नियम नंबर 5 तो
नियम नंबर 5 देखिए, ए आ से भिन्न स्वर, यानी ऊपर हमने ए आ देखा था, यहां पे भिन्न स्वर यानी ए आ नहीं मिलेगा, बाकी कुछ भी मिल सकता है आपको, ई उ री ए आई ओ औ, उनमें से कोई भी जो वे स्वर मिले और उसके बाद में क्या मिले, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण स्वर ये व र ल या है मिले, तो यहां पर आपके विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, र। अगर यहां पे आपको ए आ मिल जाए ना पहले, ए आ यहां पे, तो क्या हो रहा था, हमारा ओ हो रहा था। अगर ए आ को छोड़कर कुछ भी मिले ना तो क्या कर देना, आपको रे कर देना है। जैसे यहां पे देखिए, निहि प्लस बहे, विसर्ग, विसर्ग से पहले इक्की आ रही है मात्रा, विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, ब, चौथा वर्ण है भ, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, ए, और ये देखिए ऊपर लगा हुआ निर्भय, नी प्लस ई, नी, ई के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद में आपके स्वर आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, रे में, विसर्ग किस में बदलेगा, रे में, तो शब्द बन जाएगा आपका निर, और आगे है ईए, जब निर में ईए जुड़ेगा तो क्या बनेगा, निरिय। ठीक है मित्रों, आगे है दू प्लस व्यवहार, क्या है, दू प्लस व्यवहार, तो दू के बाद में विसर्ग यानी उ के बाद में विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, वह आ रहा है, तो मित्रों विसर्ग रे में बदल जाएगा और दुर्व्यवहार। यह है 5वां नियम। अब चलते हैं विसर्ग संधि के 6वें और अंतिम नियम की ओर। बहुत सिंपल नियम है और एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए, एक के बाद में विसर्ग हो और फिर वापस ए आ जाए, एक के बाद में तो विसर्ग है और वापस ए आ गया है, तो जो विसर्ग है ये तो ओ में बदल गया, हमने पहले नियम पढ़ लिया, लेकिन जो आपका ए है ना ये अवग्रह में बदल जाएगा। किसमें, अवग्रह में। प्रथम प्लस अध्याय, यहां पे विसर्ग, विसर्ग से पहले ए, बाद में भी ए, तो विसर्ग तो किसमें बदल जाएगा, ओ में, जो प्रथमो बन गया है, ए आपका अवग्रह में जो यहां पे लगा हुआ है, बाकी है जैसा जैसा अध्याय, प्रथमोध्याय आ गया। नियम नंबर 6 तो बहुत सिंपल है समझ में दोस्तों। अब मित्रों एक बार कमेंट करके बता दो ये संधि की क्लास आपको कैसी लगी, जल्दी से सभी साथी कमेंट करें। पीडीएफ के लिए आप कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।